प्यारे साथियों नमस्कार। मैं कौशिक त्रिपाठी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, कल हम लोगों ने आपके लिए एक वीडियो लॉन्च किया था जिसमें हम लोगों ने ये बात की थी कि कौटिल्य एजुकेशन पॉइंट की तरफ से आपको जूनियर शिक्षक भर्ती की जो क्लासेस हैं वो क्रैश कोर्स के रूप में फ्री में बिल्कुल उपलब्ध करवाई जा रही। तो आज उसी की हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। आप जानते हैं जो विज्ञान वर्ग है उसमें आपको 3 तरीके के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें पेपर 1 मतलब फर्स्ट पार्ट जो होगा पेपर का आपका, उसमें जीएस होगा जो कि कॉमन होगा। इसके बाद आपका साइंस होगा और मैथ होगा। साइंस के आपके 50 क्वेश्चन रहने वाले, मैथ के 50 क्वेश्चन और जीएस के 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इस तरीके से 150 क्वेश्चन का आपका पेपर रहने वाला है, जिसमें से आपको जो साइंस की पूरी फुल प्रिपरेशन है क्रैश कोर्स के माध्यम से आपको हमारे इस YouTube चैनल से पूरी तरीके से मिलने वाली है। तो सबसे पहली आपसे जो उम्मीद है वो ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। आप एक ये वादा अपने आप से कीजिए ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे पाएँ। देखिए, कोई भी परीक्षा में पास करने के लिए जो आपकी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो आपका कंटेंट ही होता है कि आप किस प्रकार का कंटेंट पढ़ रहे हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर या फिर दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है। आप जिस तरीके से ज्ञान लेना चाहें, कई सारे प्लेटफॉर्म उपस्थित हैं। आपके पास बुक्स हैं, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास यूट्यूब के वीडियोज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन यकीन मानिएगा, सिर्फ सिलेक्शन उस आदमी का होता है जो सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ता है। दुनिया में हजारों लाखों लोग वीडियोस को देख रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आपका कंटेंट किस टाइप का है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपके कंटेंट का सिलेक्शन आपने अच्छी तरीके से किया है तो ही आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि पहले आपके कंटेंट का सिलेक्शन होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। तो एक बेहतरीन आपके सिलेबस पर आधारित बिल्कुल प्योर कंटेंट हम आपको साइंस के लिए यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं। आज एक क्लास हम आपके लिए ले रहे हैं जिसमें आप स्वयं ये अनुभव कर पाएंगे कि साइंस जो है वो कितनी बेहतरीन तरीके से समझी जा सकती है और किस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो साइंस के अंदर फ्रेम किए जा सकते हैं। ये सारी बातें आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। और अब तक अगर आपको किसी भी चीज़ में साइंस में समस्या रही होगी तो यकीन मानिए हमारे इस क्रैश कोर्स से जुड़ने के बाद आपको जो आपकी समस्या है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाने वाली है। आइए तो आज हम लोग एक चैप्टर साइंस का स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपने देखा है कि साइंस जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तीनों पार्ट को आपको पढ़ना है। आज हम लोग फिजिक्स का पार्ट देखेंगे और फिजिक्स में एक पार्ट का चैप्टर है जिसमें आप विद्युत के नाम से उसको जानते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, ये क्या होता है और किस तरीके से होता है इसकी बात करते हैं। कई सारे लोगों को इस चैप्टर में समस्या रहती है। अब विद्युत का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम फ्लो ऑफ चार्ज पढ़ लें तो वो हमारे पास क्या हो गया, विद्युत हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विद्युत में आपको कई सारी चीज़ें पढ़ती हैं, जैसे चार्ज क्या होता है, किस तरीके से 2 चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, धारा किस तरीके से फ्लो होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है। इस तरीके के बहुत सारे टर्म आपको इस चैप्टर के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। और स्पेसिफिकली आपको विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव, ये दोनों चीज़ें भी आपको पढ़नी है। तो आइए आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत की। एक बार मैं देख लेता हूं सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर चल रही हैं या फिर नहीं चल रही हैं, इसको देख लेते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या इलेक्ट्रिसिटी यानी जो विद्युत है वो क्या होता है, तो इसकी बात करते हैं। अब देखिएगा, ये जो इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत है ये क्या होता है, तो विद्युत का मतलब ये है जिसमें हम क्या करेंगे, आवेश एवं आवेशित वस्तुओं के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। आवेश एवं आवेशित वस्तुओं के
आवेश एवं आवेशित वस्तुओं के वैद्युत प्रभावों का जिसमें अध्ययन करेंगे, विज्ञान की वो शाखा क्या कहलाएगी? वैद्युतिकी कहलाएगी, यानी इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगी। वैद्युत प्रभाव का अध्ययन ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है, यानी कि वैद्युतिकी कहलाती है। तो ये होता है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक करंट आपने पढ़ करके रखा होगा, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाती है? धारा विद्युत कहलाती है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है, यानी धारा कहलाती है। लेकिन चूंकि जो विद्युत है यानी इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या होती है? आवेश और आवेशित प्रभाव के आवेशों के वैद्युत प्रभाव का हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। वो क्या कहलाएगी? हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगी। अब अगर आप देखें तो सबसे पहले हमको इसमें जो जानने की ज़रूरत पड़ती है कि आखिर में ये जो आवेश है ये क्या होता है। तो आवेश यानी चार्ज, जिसको आप चार्ज के नाम से जानते हैं, तो ये आवेश यानी चार्ज क्या होता है, सबसे पहले हमको इसके बारे में स्टडी करनी है। चार्ज क्या होता है? तो आप देखेंगे, आप एक चैप्टर के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसमें आप ये जानते हैं कि दो मास एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, जिसको आप ग्रेविटेशन फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं, है ना। तो ग्रेविटेशन फोर्स की अगर आप बात करेंगे तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको लिख देता हूँ कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो लगता है किसके कारण? मास के कारण। तो मास क्या होता है? तो ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की। क्या होता है? किसी भी बॉडी का एक गुण होता है प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, जिसके कारण ये क्या करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। क्या करता है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जिस गुण के कारण एक्ट करता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल जिस गुण के कारण लगता है, वो गुण क्या कहलाता है? मास कहलाता है। मतलब मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ या काज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मास नहीं होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा। तो जिस तरीके से जो मास है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का कारण है, गुरुत्वाकर्षण बल का कारण है, सेम उसी तरीके से हम क्या देखेंगे? चार्ज को देखेंगे कि ये जो चार्ज है आपके सामने यानी आवेश है, ये क्या है? तो इसकी बात करते हैं। तो जो चार्ज होता है इसके कारण कोई भी बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करती है ना। या प्रॉपर्टी आप बॉडी लिखते हैं। जो बॉडी है, कोई भी बॉडी हो सकती है आपकी, वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लगाती है या फिर जनरेट करती है ना। तो ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन बी जनरेटेड, यानी कि ये क्या होता है? तो ये इंटरेक्शन है जो इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या फिर ये दोनों इस चार्ज के कारण हमारे पास होते हैं। तो किसी भी पदार्थ का वो गुण जिसके कारण यह किसी अन्य पदार्थ पर बल लगाता है क्या कहलाएगा? चार्ज कहलाएगा। मतलब ये आपने देखा होगा कई बार, जिस तरीके से सूखे बालों पर कंघे को रगड़ते हैं तो बाद में वो कंघा कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को आपको आकर्षित कर सकता है। आपने ये प्रयोग अपने जीवन में कई बार किया होगा। तो किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अत्यंत हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगा या फिर जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। 100% ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये बात हो गई हमारे पास चार्ज की। अब जो चार्ज है वो एक अदिश राशि है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। और जो चार्ज का आपका मात्रक है वो क्या होगा? कूलाम होगा। सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझते हुए चलना है। तो हमने ये बात की कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी पदार्थ की जिसके कारण वो दूसरे पर बल आरोपित करता है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। क्या कहलाता है? चार्ज कहलाता है। जिस तरीके से जो मास है वो ग्रेविटेशनल फील्ड का कारण है, सेम इसी तरीके से चार्ज किसका कारण है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। और मैग्नेटिक फील्ड का कारण क्या है? चार्ज है। और चार्ज का जो मात्रक हो गया वो हमारे पास कूलाम हो गया। और ये कौन सी राशि हो गई? तो अदिश राशि हो गई हमारे पास। इतनी बातें हमने यहाँ पर की हैं। तो ये जो हो गया चार्ज, ये बेसिकली क्या हो गया? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मतलब ये इंट्रिंसिक है,
इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब यहाँ तक की बातें हो गई। जो चार्ज का मात्रक हमने देख लिया, क्या देख लिया कि हमारे पास कूलाम होगा। इसके दो छोटे छोटे मात्रक, एक बड़ा और एक छोटा, जो आपको 100% ध्यान में रखना है। देखिए, चार्ज का सबसे बड़ा मात्रक 1 फैराडे। 1 फैराडे में कितना होता है? तो 96,500 कूलाम। आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। ये क्या है? बड़ा मात्रक है। किसका? चार्ज का। छोटे मात्रक की बात करेंगे तो जो सबसे छोटा मात्रक है चार्ज का, उसको भी लिख लेते हैं, चूंकि पूछा जा सकता है। आपको 3-4 मात्रक दिए जाएंगे और आप अगर इसको नहीं देखे रहेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये भी चार्ज का जो है वो मात्रक भी होता है। क्या? ये फ्रैंकलिन। तो सबसे छोटा मात्रक क्या है? फ्रैंकलिन है। ये एफ जो मैंने लिखा है इसका मतलब है फैराडे, यानी जो बड़ा मात्रक है हमारे पास वो क्या है? फैराडे। और इसके बाद 2 सीजीएस पद्धति के मात्रक जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, यहीं पर लिखते हैं। तो जो पहला मात्रक है वो 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU। कौन सी पद्धति का मात्रक है? तो सीजीएस पद्धति का मात्रक है, आपको ध्यान में रखना है। तो 1 कूलाम बराबर ये हो जाएगा। और इसके बाद दूसरा मात्रक 1 कूलाम बराबर 1/10 EMU। ये दोनों मात्रक आपको ध्यान में रखने हैं और ये क्या है? सीजीएस पद्धति का मात्रक है। तो 1 कूलाम बराबर ये और इसके बराबर ये दोनों चीज़ें होती हैं। सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन और सबसे बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा हमारे पास? फैराडे हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चार्ज और उसके मात्रक के बारे में हमने बात की है। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को और सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, जब इस तरीके से स्टडी हुई हमारे पास तो आखिर में बात ये आई कि क्या जो चार्ज है वो कितने प्रकार का होता है। आपने कहानी सुनी होगी बेंजामिन फ्रैंकलिन के पतंग उड़ाने की। मैं उस कहानी को यहाँ पर नहीं लाऊंगा क्योंकि आपका टाइम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उसको सुनने सुनाने का कोई मतलब नहीं है। तो उसके आधार पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये चार्ज को देखा कि चार्ज जो है वो 2 प्रकार का होता है। यूनिवर्स के अंदर 2 तरीके का चार्ज एग्जिस्ट करता है, मतलब आवेश 2 प्रकार का होगा। और उन्होंने जब देखा कि जो आवेश है उसके कुछ गुण ऐसे मिले कि जब 2 चार्जेस को वो एक साथ लेकर के आते हैं तो वो 0 भी हो जाता है। और इस तरीके से उन्होंने देखा कि आखिर में कौन सी ऐसी चीज़ हो जब हम चार्ज को मतलब जिसको जोड़ दें तो 0 हो जाए और अलग अलग रखें तो उनका कुछ ना कुछ वैल्यू हो। तो देखा गया मैथमेटिक्स में अगर हम एक चीज़ कोई प्लस है और दूसरी चीज़ माइनस है, उनको जोड़ देते हैं तो दोनों क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और इस तरीके से जो चार्ज का नामकरण हुआ वो चार्ज 2 टाइप का आपको मिला। पहला प्रकार मिल गया आपको पॉजिटिव और दूसरा प्रकार मिल गया आपको नेगेटिव। सिंपल है, चूंकि जब हम दोनों को मिलाते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है, मतलब टोटल चार्ज 0 हो जाता है। तो इस बेसिस पर जो टाइप ऑफ चार्ज हुए वो 2 प्रकार के हुए और उनका नाम धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश रखा गया। आई होप इतनी चीज़ें आप नोट कर चुके होंगे और मैं इसको मिटा लेता हूँ, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो आइए लिखते हैं आवेश के प्रकार यानी टाइप ऑफ चार्ज। आवेश के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ चार्ज हो गया। अब ये जो आवेश के प्रकार हैं, मैंने आपको ये बताया कि जो आवेश है वो 2 प्रकार का होगा, एक पॉजिटिव चार्ज एंड एक नेगेटिव चार्ज। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, 2 प्रकार का आवेश आपको देखने के लिए यूनिवर्स के अंदर मिलता है। आपने देखा होगा कि ये जो प्रक्रिया है इसमें हमने रगड़ करके आवेश को उत्पन्न किया है, ठीक है ना। अब देखिए एक्चुअल में होता क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक एटम है, कोई भी बॉडी है और उसके पास क्या होंगे? तो प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे नाभिक के अंदर, और इसके बाद बाहर की कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे होंगे? चक्कर लगा रहे होंगे।
ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है यहाँ पर क्या होता है, तो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स लगा होता है, जिसके कारण ये काफ़ी तेज़ी के साथ बंधे होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होते हैं, मतलब ज़्यादा तेज़ी से नहीं बंधे होते हैं, छीड़ बलों के द्वारा बंधे हुए होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हम इन इलेक्ट्रॉनों को निकाल सकते हैं। अब सपोज करिए ये एक नाभिक था हमारे पास और इससे हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा दिया। इलेक्ट्रॉन क्या किया, रिमूव करवा दिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाल दिया। जैसे ही हम इससे एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो अपन के पास क्या होगा कि यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या उतनी ही होगी, न्यूट्रॉन की संख्या उतनी होगी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया, कम हो गया। जब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन के कम होने का मतलब क्या है, आपने ये पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, मतलब एक निगेटिव चार्ज इसके ऊपर से चला गया, तो ये पॉजिटिव ज़्यादा हो गया, मतलब इसके पास क्या हो गया, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई इसके पास, तो कौन सा चार्ज आ गया, तो धनात्मक चार्ज आ गया, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज। तो किसी भी पदार्थ में अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज। और अगर इसी में किसी भी प्रकार से हमने जो है एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन जो भी हैं, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, ऐड करवा दिया। और जैसे ही हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों सेम ही हैं, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन आकर के ऐड हुआ, तो मतलब इसमें एक ऋणावेश की जो संख्या है वो ज़्यादा हो गई। और जैसे ही ये ऋणावेश की संख्या ज़्यादा हुई, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ, तो ये क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन हो गए, क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, यानी एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन हो गए। और जब एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस तरीके से जो आवेश है वो दो प्रकार का हुआ, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जब ये एटम था तो यहाँ पर जो टोटल आवेश था ये क्या था, 0 था, चूंकि प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या थी, यहाँ पर बराबर थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, तो प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा हो गए किसकी अपेक्षा, इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा, मतलब प्रोटॉन ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन कम। और यहाँ पर क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा और प्रोटॉन कम हो गए। तो अब देखिए दूसरी जो चीज़ है वो ये भी है कि क्या हमारे ऐसा करने से, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालने से, इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन डालने से कोई अंतर हुआ। तो ये जो बॉडी बनी इसके कारण, जिसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, तो क्या मास में भी कोई डिफरेंट आएगा? जी हाँ, 100% ये डिफरेंट आएगा कि इसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो उसमें इलेक्ट्रॉन निकला और इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन निकला तो अपना मास लेकर के निकला, मतलब जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे तो वो क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी, और पॉजिटिव चार्ज होने के साथ साथ उसके द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा नंबर, अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए जाएंगे तो उसमें कौन सा चार्ज आएगा, ऋणात्मक चार्ज आएगा। और जब उसमें ऋणात्मक चार्ज आएगा तो उसके द्रव्यमान में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उसमें बढ़ चुका है। ठीक है। तो और दूसरी चीज़, जब हम पॉजिटिव चार्ज करते हैं किसी चीज़ को तो उसमें क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और अगर हम किसी चीज़ को निगेटिव चार्ज करते हैं तो उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। यानी किसी भी वस्तु के आवेशन के लिए जिम्मेदार कौन है, इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार है। इलेक्ट्रॉन ही आते जाते हैं, प्रोटॉन का इसमें कोई योगदान नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी है किसी भी वस्तु के आवेशित होने के लिए, इलेक्ट्रॉन का हाथ है, चूंकि यही ट्रांसफ़र हुआ है। आपने पूरी प्रक्रिया ये अच्छी तरीके से देख ली है। तो ये बात हो गई हमारे पास। अब यहाँ पर इसमें क्या हुआ, तो मास डिक्रीज हुआ, मतलब मास में कमी आई। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो मास है वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। बिल्कुल सही बातें हैं। तो यहाँ तक की बातें हमने कर ली है। अब देखिए
किसी भी बॉडी पर यानी जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज है वो ई के रूप में हो सकता है, इलेक्ट्रॉन के रूप में हो सकता है। इसकी बात करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको मिटाऊंगा और आगे चलते हैं। ये तीनों पॉइंट आपको 100% ध्यान में रखने हैं और फिर इसके बाद आगे चलेंगे। अब आइए शुरू करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ये क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल है यानी मूल कण है। इलेक्ट्रॉन जो है वो मूल कण है और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो मूल कण नहीं माने जाते। क्यों नहीं माने जाते? क्योंकि वो क्वार्क से मिलकर के बने होते हैं और उनमें 2/3e या फिर 1/3e इस तरीके से जो आवेश है वो पाया जाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है इसका इंडिपेंडेंट ये एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब स्वतंत्र रूप से छोटे छोटे रूपों में नहीं रहता है, ये पूर्ण गुणज में पाया जाता है। अभी मैं आपको एक प्रॉपर्टी भी बताऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल है और जो सबसे छोटा चार्ज है, मिनिमम पॉसिबल चार्ज, मतलब जो सबसे छोटा एग्जिस्ट करने वाला चार्ज है वो क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन है यानी ई है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और इसका जो द्रव्यमान होगा यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, ये हो जाएगा। ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, किसकी, आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज यानी आवेश के गुण। अब अगर आप आवेश के गुण की बात करेंगे तो जो आवेश के अंदर गुण है, सबसे पहले गुण की बात करते हैं। अभी आपने देखा कि दो तरीके के आवेश होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। जब समान प्रकार के आवेश आते हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जब विपरीत प्रकार के आवेश आते हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सेम लाइक एज अस, जिस तरीके से हमारे में विपरीत लिंगों में क्या होता है, आकर्षण होता है, और समान लिंगों में प्रतिकर्षण होता है, सेम एज चार्ज के अंदर भी होता है। यानी अगर दो पॉजिटिव चार्ज आते हैं, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर की तरफ ढकेलेंगे, यानी इनमें क्या होगा, तो प्रतिकर्षण होगा। और अगर ये दोनों चार्ज विपरीत प्रकृति के हुए, यानी एक निगेटिव चार्ज आया और एक पॉजिटिव चार्ज आया, तो इन दोनों में क्या होगा, आकर्षण होगा। ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई कि समान चार्ज जो होंगे वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एज लाइक एज ह्यूमन बींग्स। ये हो गया। दूसरा नंबर की बात करते हैं, जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसको आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत बोल सकते हैं, या आवेश का क्वांटीकरण बोलते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये क्या होता है, तो आवेश के क्वांटीकरण की अगर आप बात करते हैं तो जो आवेश का क्वांटीकरण होता है वो किसी भी बॉडी के अंदर जो चार्ज है यानी आवेश है वो ई के पूर्ण गुणज में पाया जाता है। तो चार्ज ऑन बॉडी, मतलब किसी भी बॉडी में जो चार्ज होगा, किसी भी वस्तु में आवेश जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में पाया जाएगा। मतलब ई के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है, ई के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। यानी कि अगर आप ये चाहें कि जो आवेश है वो E/3 इस तरीके से मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा। रीज़न क्या है, जैसे मान लीजिए मैं हूँ तो मास जो है मेरे अंदर वो बढ़ सकता है 100 ग्राम, 200 ग्राम, आधा किलो, पौना किलो, 2.5 किलो, इस तरीके से बढ़ सकता है। लेकिन इस कक्षा में जो बच्चों की संख्या है वो क्या होगी, इंटीग्रल मल्टीपल है, यानी क्वांटाइज्ड है कि आप एक छात्र इस कक्षा में
मान लीजिए किसी दिन 10 छात्र आए तो अगले दिन 10.5 नहीं आएंगे, 11 आएंगे। तो सेम इसी तरीके से जो चार्ज होता है वो किसी वस्तु में पूर्ण गुणज होता है। मान लीजिए कोई लड़की है जो नेल पॉलिश खरीदने गई मार्केट के अंदर, अब उसने ये क्या कहा, भैया हम सीसी लेकर के आए हैं और आप हमको आधी सीसी नेल पॉलिश दे दीजिए चूँकि आज पैसा कम है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, या तो वो 1 सीसी ले सकती है, 2, 3, 4 इस तरीके से ले सकती है। तो सेम इसी तरीके से जो चार्ज है वो पूर्ण गुणज होता है, यानी जो चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन के रूप में पाया जाएगा। यानी किसी भी आवेश, किसी भी बॉडी में जो चार्ज की मात्रा होगी वो प्लस माइनस n इंटू ई के बराबर होगी, जहाँ पर n क्या है तो नंबर, इंटीग्रल नंबर है यानी, और e क्या है हमारे पास, तो जो चार्ज हो गया e। ये इस तरीके से ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, वेयर n इज, n बराबर प्लस माइनस 1, 2, 3, 4, ये कुछ भी हो सकता है, और E आपको पता ही है 1 इलेक्ट्रॉन है, और Q क्या है, आवेश है। तो ये बात हो गई। एक चीज़ को और देखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इन चीज़ों के बाद। आइए आगे चलते हैं। तो गुण की हम लोग बात कर रहे हैं, 2 गुण हम लोग देख चुके हैं, और तीसरा नंबर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि जो चार्ज है वो संरक्षित रहता है। चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी ना कि उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपको ये ध्यान में ही रहेगा, मैं पूरी थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि क्रैश कोर्स है तो थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। बाकी आपको सारी चीज़ें 100% समझ में आएंगी। यानी आवेश संरक्षण का सिद्धांत जो है उसमें आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी अगर कोई हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब विलगित निकाय, मतलब अलग है, एकदम अकेला है, तन्हा है, एकदम अकेला है और तन्हा है। जैसे मान लीजिए ये है कुछ, यहाँ पर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, इस बक्से के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, और आपको ये दिया गया कि यहाँ पर -1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर Q है। तो जो Q है वो कितना होगा, तो आप देखिएगा, मैंने अभी आपको क्या बताया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि किसी भी विलगित निकाय में जो आवेश है वो संरक्षित रहता है, बदलता नहीं है, कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर टोटल चार्ज कितने थे, 1, 2, 3 यानी 6 थे। अब यहाँ पर 4 में से 1 गए 3, तो Q की जो वैल्यू हो जाएगी वो अगर आप 6 से देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर Q बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में यानी विलगित निकाय में जो चार्ज है वो सदैव संरक्षित रहता है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि जो चार्ज है यानी आवेश को हम किससे मेज़र करते हैं, यानी किससे देखते हैं। आवेश को देखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, किसको नापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मेज़र करने के लिए। तो जो डिटेक्शन ऑफ चार्ज है ना, आवेश का संसूचन है, उसके लिए हम क्या करते हैं, किस चीज़ का उपयोग करते हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्कोप, जिसके द्वारा हम चार्ज का पता लगाते हैं, पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है या कौन सा चार्ज है, जिसको आप हिंदी में किस नाम से जानते हैं, विद्युत दर्शी के नाम से जानते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चार्ज। आज हमने चार्ज के बारे में पूरी स्टडी की है। इस तरीके से मैंने आपको ये चीज़ें बताई। सबसे पहले आवेश क्या होगा, आवेश किस तरीके से होगा और उसके गुण क्या होंगे, कितने प्रकार का आवेश होगा, उसके मात्रक क्या होंगे, ये चीज़ें आपको 100% ध्यान में रखनी है। और कल हम इसके बाद इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। आपसे हमको एक सपोर्ट की ज़रूरत है। ये वीडियो कम से कम आप, मैं ये चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे। जितनी शिद्दत के साथ आप अपने इस काम को करेंगे उतनी ही शिद्दत के साथ हम आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट जो है उसको प्रोवाइड करेंगे और एक नया रिवॉल्यूशन लाएंगे। जहाँ पर फ्री में लोगों को अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता है, वहाँ पर हम आपको एक बेहतरीन कंटेंट देंगे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि टीजीटी साइंस के अंदर, खैर वो एक पेड कोर्स था जिसमें हमने कंटेंट दिया है,
आप पूछेंगे तो कोई भी क्वेश्चन कंटेंट के बाहर से नहीं आया है, सेम वैसा ही आपकी इस भर्ती के अंदर होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पैसे ना दे करके डेडिकेशन के साथ लगना है और लोगों के साथ वीडियो को शेयर करना है। तो धन्यवाद, अपना वैल्यूएबल कमेंट देना ना भूलें और मिलते हैं अगली